दिल को था आपका बेसब्री से इंतजार, दिल को था आपका बेसब्री से इंतजार, पलकें भी थी आपकी एक झलक को बेकरार। आपके आने से आई है एक ऐसी बहार कि दिल बस मांगे आपके लिए खुशियां बेशुमार, खुशियां बेशुमार। मैं आज के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता डॉक्टर निरंजन वर्मा जी से मैं सनम्र निवेदन करूंगा कि वे मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि को मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यह अत्यंत गौरव की बात है कि संस्कार धनी राजनांदगांव में पहली बार राज्य स्तरीय प्रथम पंचगव्य चिकित्सक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड से भी पधारे हुए हैं और आप सभी को खुशी होगी इस बात की कि इस सम्मेलन में पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु के गुरु कुलपति एवं सुप्रसिद्ध गौ वैज्ञानिक डॉक्टर निरंजन वर्मा जी द्वारा गौ माता से सभी समस्याओं का जो समाधान करते हैं वे हमारे बीच उपस्थित हैं और आज के इस कार्यक्रम की विलंब हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह एक क्या है, राज्य स्तरीय प्रथम सम्मेलन है और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है हम चालू करोगे यहाँ पर भारत माता और अमर बलिदानी राजू भाई दीक्षित के चित्र पर माल्यार्पण करवाना है जो नहीं उतर के आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती हेमा देवी जी का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। फिर यह कार्यक्रम हम प्रारंभ की ओर प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आज आयुर्वेद के द्वारा जटिल से जटिल रोगों का उपचार किया जा रहा है। आयुर्वेद की कई औषधियां गाय के गौव्यों के साथ तैयार की जाती है जिससे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद का वह भाग जिसमें वनस्पतियां औषधियों के साथ गौव्यों का योग करके विभिन्न औषधियां तैयार की जाती है, उस भाग को पंचगव्य चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। गौ माता के गौव्यों जैसे गौमूत्र, दूध, घी, छाछ एवं गौमय के उपयोग से ठीक न हो रहे जटिल रोगों के उपचार में अति महत्वपूर्ण भूमिका वैज्ञानिक अध्ययनों में पाई गई है। इन्हीं 5 गव्यों जो कि शरीर के आधारभूत तत्व जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। यह हमारे वेदों में वर्णित है। जब इन 5 तत्वों में विकृति हो जाती है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें आयुर्वेद वात, पित्त, कफ आदि दोषों के नाम से जानी जाती है, जिसे ठीक करने के लिए गौ माता को ऋषि मुनियों द्वारा घरों से जोड़ा गया था, अर्थात घरों में गौ पालन की व्यवस्था थी और गौ माता के इन्हीं पंचगव्यों के सेवन के द्वारा रोगों का निदान हो जाता था। किंतु वर्तमान भौतिकवादी व्यवस्था में गौ माता को घरों से निकाल दिया जा रहा है और उनके महत्व को भुला दिया गया है, जिससे घरों में रोगों के साथ ही पारिवारिक कलह बनी रहती है। यदि गौ माता के वैदिक वैज्ञानिक रहस्यों को समझ लिया जाता है तो जटिल से जटिल मानसिक एवं शारीरिक रोगों का भी सफलतापूर्वक हानि रहती निदान संभव हो जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि पंचगव्य चिकित्सा पर किस तरह से होता है। जैसा कि आप सभी को विदित है, एक बार और आपको मैं बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम के
यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया है और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री डॉक्टर निरंजन वर्मा जी हैं, जो गुरुकुलपति पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु से हैं, जो कि पधार चुके हैं और बहुत जल्द आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती हेमा देशमुख जी, महापौर नगर पालिक निगम राजनांदगांव का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। आपको मैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता दूं। यहाँ पे आज के कार्यक्रम पहले दीपप्रज्वलन होगा, फिर स्वागत समारोह होगा, उसके पश्चात हमारे अतिथियों का विभाषण होगा और उसके बाद आज इस चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया है। तो आप सभी भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। आप सभी को मैं एक जानकारी दे दूं कि आज कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात यहाँ पर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, तो आप उस चिकित्सा शिविर का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। हमारे बीच छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको उनसे भी अवगत करा दूं। छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री अवधेश कुमार, जिला अंबिकापुर से हैं। उपाध्यक्ष हैं श्री धीरेन्द्र कुमार यादव जी, शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा से हैं। सचिव डॉक्टर कमलेश धीवर, जो तिल्दा रायपुर से हैं। सह सचिव दिलेश्वर साहू, जो राजनांदगांव से हैं। कोषाध्यक्ष श्री कामेश्वर प्रसाद, जो जिला अंबिकापुर से हैं। और कार्यक्रम के संयोजक हैं श्रीमती पवनपाली, जिला बिलासपुर से है। आर्य प्रमोद, जिला राजनांदगांव से हैं। डॉक्टर मुकेश स्वर्णकार, जिला जांजगीर चांपा से हैं। और डॉक्टर छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के प्रवक्ता के रूप में हैं हेमचंद पाली जी, जो जिला कबीरधाम से हैं। और श्रीमती उनिया धीवर, जो जिला रायपुर से है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो अध्यक्षता है श्रीमती हेमा देशमुख जी है, उनका बहुत जल्द आगमन होने वाला है। उनके आगमन के पश्चात आज का यह जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा आयोजित पंचगव्य चिकित्सक सम्मेलन का शुरुआत की जाएगी। बस इंतजार की कुछ और घड़ी है, फिर उसके पश्चात आज का यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। चलिए आज के इस कार्यक्रम में शुरुआत की ओर बढ़ते हैं और हमारे अध्यक्षता के आगमन के पूर्व तब तक मैं छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर कमलेश धीवर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, जो तिल्दा रायपुर से हैं। उन्हें मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ दो शब्द कहें। श्री धीवर जी। मैं सबसे पहले गौ माता और हमारे गुरु जी को मैं
चरण स्पर्श करता हूँ। साथ ही आप सभी आगंतुक हमारे जन्मसिद्ध भाई बहन और इस नगर जिले से आए या आसपास के जिले से आए सभी सम्माननीय नागरिकों से बस ये बताना चाहूँगा कि ये पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के अंतर्गत जो प्रोग्राम रखी गई है, ये मुख्यतः गौ माता से प्राप्त द्रव्यों और उनके जो चमत्कारिक परिणाम जो वेदों में उल्लेखित है उसकी साइंटिफिक व्याख्या भी की जानी है, जो कि हमारे गुरुजी बताएंगे बहुत अच्छे से। और मैं बस कुछ हाइलाइट्स बताना चाहूँगा कि जो गौ माता जो हम जानते हैं मानते हैं, लेकिन साइंस पढ़ने के बाद थोड़ा सा विश्वास बना नहीं पाते। जानते तो हैं, मानते भी हैं, पर कहीं ना कहीं हम पढ़ाई बीच में आ जाते हैं। तो उन्हीं मान्यताओं को, उसके साइंटिफिक तथ्यों को और उसके परिणाम जो चमत्कारिक रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा हाईलाइट दूंगा। बाकी जैसे ही हमारे अध्यक्ष महोदय आएंगे और गुरुजी की कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने गौ माता पाला है, पोषा है, उनके बारे में सुने हैं, वो सभी 33 कोटि देवी देवता के बारे में सुने हैं। समस्या यहाँ पे आ जाती है, हम इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं कि मेरे यहाँ तो गाय है, मैंने पूजा पोषा पालन किया, लेकिन ऐसा कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा मानना होता है। पर हमने कुछ समय से कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया कि जो गौ माता में 33 कोटि देवी देवताएं होती है, उन देवी देवताओं का जो प्रभाव है उनका उपयोग कैसे करें, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, जिससे हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के साथ ही परिवार में हो रहे उथल पुथल को रोकी जा सके। और बहुत अच्छा ही परिणाम मिला है। वो 23 कोटि देवी देवता जिसे हम बोलते हैं, या जो कुछ साइंस बिरादरी वाले जो कट्टर साइंस जिसको बोलते हैं, वो जिसको अंधविश्वास बोलते हैं, तो वो उन पे रिसर्च ना करके केवल अंधविश्वास बोलते हैं। कभी कभी हम मान भी लेते हैं, लेकिन हमने खुद भी ये परिणाम दिया है। वो 23 कोटि देवी देवता, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता श्रीमती हेमा देशमुख जी, महापौर नगर पालिका निगम राजनांदगांव का हमारे बीच आगमन हो चुका है। यहाँ पे सभी पधारे हुए सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत की ओर बढ़ते हैं और मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर निरंजन वर्मा जी से और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता श्रीमती हेमा देशमुख जी से सनम्र निवेदन करूंगा कि भारत माता व अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आओ चलते हैं सब एक साथ कारवां बनाकर, आओ चलते हैं सब एक साथ कारवां बनाकर, करते हैं इस पावन दिन की शुरुआत एक दीप जलाकर। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजीव दीक्षित अमर रहे, अमर रहे। राजीव दीक्षित, राजीव दीक्षित। हमारे भी मंच पे श्री गणेश पवार जी उपस्थित है, चेयर में नगर निगम के हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं।
चलिए कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं और स्वागत की कड़ी को हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और मैं सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार जी को बुलाना चाहूंगा। वे आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर निरंजन वर्मा जी का स्वागत करें। अवधेश कुमार जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं पुनः अवधेश कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती हेमा देशमुख जी महापौर नगर पालिक निगम जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्री राधेश्याम गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और डॉक्टर निरंजन वर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आर्य प्रमोद जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। आर्य प्रमोद जी आए और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती हेमा देशमुख जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बिलेश्वर साहू को आमंत्रित करना चाह रहा हूं, वे आए और हमारे बीच उपस्थित श्री गणेश पवार जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कामेश्वर प्रसाद कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और आज के हमारे अध्यक्षता का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉक्टर कमलेश जीवर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और गणेश पवार जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं हेमलता साहू को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए। हेमलता साहू जी आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती हेमा देशमुख जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। तालियों में कमी होनी चाहिए, ताली बजती रहनी चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं दीपा साहू को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती हेमा देशमुख जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं नंदूराम जी को कि वे आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। चलिए स्वागत की कड़ी को यहाँ पे विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। श्री अवधेश कुमार जी। जय गौ माता। आज का कार्यक्रम पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ एवं पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में हमारे
पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम के कुलपति डॉक्टर निरंजन वर्मा जी एवं आज की अध्यक्षता श्रीमती हेमा देशमुख जी जो यहाँ की महापौर हैं, जिन्होंने हम लोगों को कार्यक्रम के लिए इतना बड़ा ऑडिटोरियम दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ हमारे दूर दराज से आए हुए गौ प्रेमी, गौ भक्त माताएं एवं बहनें, गव्य सिद्ध डॉक्टर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका इस राजनांदगांव ऊर्जावान नगरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हमारे गौ वैज्ञानिक माननीय निरंजन वर्मा जी के वक्तव्य सुनने के लिए आप लोग दूर दराज से आए हुए हैं, तो मैं अपना समय यहीं विराम करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र कुमार यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सचिव डॉक्टर कमलेश धीवर जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और अपनी जो वाणी अधूरी रह गई थी वे उनको पूर्ण करें। श्री कमलेश धीवर जी। मैं पुनः हमारे गुरु जी और हमारी अध्यक्ष महोदया, साथ में उनके सहयोगी और हमारे जो श्रोतागण हैं, गव्य सिद्ध भाई बहन हैं, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो मैं बता रहा था कि गौ माता में जो 35 कोटि देवी देवताओं की जो अवधारणा है और उनके जो परिणाम मिले हैं रिसर्च आधारित, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहेंगे, तो जो 33 कोटि देवी देवता की जो कॉन्सेप्ट बनी हुई है, जिन्हें जनरली हम अंधविश्वास बोलते हैं, उनकी प्रासंगिकता या उसका रियल यूटिलाइजेशन, रियल लाइफ में हम कैसे उपयोग करें, इनको हमने परखा, जांचा और वही पाया, वही देखा जो किसी मंदिर में किसी ज्योतिषी के द्वारा किसी चिकित्सकीय उपाय के लिए जो आपको भेजी जाती है या हमें सलाह दी जाती है, आप इस अमुक मंदिर में जाइए और इस प्रकार की समस्याओं का समाधान इनसे मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट गौ माता के पालन पोषण और उसे जो विशेष आहार दी जाती है, चाहे वो दूध के रूप में हो, दूधी जिसे हम बोलते हैं, या अन्य उनके जो चारे हैं, जब हम गौ माता को श्रद्धा भक्ति से दूधी या अन्य चारा और हो सके तो ग्रहों के लक्षण के आधार पे वो चारा को जब हम गौ माता में देते हैं, तो आप में जो समस्याएं हैं संबंधित ग्रहों से संबंधित या फिर किसी विशेष रोग से संबंधित, तो उन चाराओं को जैसे ही आप गौ माता को देसी गाय गौ माता को 2-3 दिन, 4 दिन या सप्ताह में 3 दिन देते हैं, तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आना शुरू हो जाता है। ये हमने अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में पाया है। मतलब हमने एक महीना स्पेसिस पे काम किया और जिनको जिनको समस्या था, हमने केवल उसको वो टास्क दिया जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो गया। और टास्क में केवल ये था कि अब गौ माता को ये अमुक चीज खिलाइए। आप पर्टिकुलर जैसे दूधी बता दिए, धान हो गया भिगा के, चावल हो गया, या जो भी गौ माता को खिलाई जा सकती है। तो वो व्यक्ति विशेष के समस्या के आधार पे जब हमने ये काम या टास्क उसे दिया और उन्होंने ये सप्ते में 3 बार या हर सप्ते एक बार, या जिनके पास गाय की सुविधा है गौ माता की सेवा जतन में लगे हैं, और जिनके पास नहीं है तो जहां भी गौ माता मिल जाए उनको वो उपलब्ध कराए हैं। उनका कहना है कि हमारा अमुक समस्या में इतना % की कमी आई है। और ये जितने भी पेशेंट थे, रोगी थे, वो केवल वही रोगी थे जिनको अस्पताल जाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला था।
अर्थात जो रोग से ग्रसित थे और अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उन्हें किसी भी प्रकार का राहत नहीं मिल रहा था, उन्हीं व्यक्तियों का ये अनुभव रहा है। और इसमें अलग अलग प्रकार के रोग थे। तो हमने देखा कि पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे, जिन्हें हम ऋषि मुनि के नाम से जानते हैं, वो मंदिरों की तो व्यवस्था किए थे कि लोग जाए और मंदिर में जो पूजा का तरीका है वो भी स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक साइंटिफिक तरीका है, लेकिन हम उसे अंधविश्वास या विचोद समझ लेते हैं। पर वो हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्या, साथ ही घर में जो उठापटक होती है, जिसे पारिवारिक कला बोल सकते हैं, उनमें भी निजात दिलाती है। चूंकि कामकाजी या अलग अलग व्यवसाय में होने के कारण सभी मंदिर जा नहीं पाते थे, अभी भी जा नहीं पाते, चाहते तौर पर जा नहीं पाते। तो उसकी व्यवस्था के लिए हमारे प्राचीन वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि ने गाय पालने की परंपरा या नियम बनाए थे। और आप जानते हैं सभी कि जैसे ही किसी की बच्ची का शादी या विवाह होता था तो वो दहेज में एक बच्चियां देते थे, ताकि वो गाय उस बच्ची के साथ उसके ससुराल में चला जाए, और जैसे ही वो नई नई दुल्हन जिस घर में गई है, वो वहां होने वाले अचानक जो मानसिक प्रेशर या बदलाव आता है, क्योंकि उस फैमिली में एडजस्ट होना होता है, सास ससुर या जो भी पारिवारिक मेंबर्स होते हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करना होता है, उस पर ढलना पड़ता है। उस कंडीशन में मनस की स्थिति विचलित होती है, बदलती है। लेकिन जिनके घर में गाय होती है और वो बहू बेटी जो उस घर में गई है या गाय लेके गई है या पहले से है, जब उनकी सेवा जतन में लग जाते हैं तो गाय के जो गव्य होते हैं, गोमूत्र, गौमय, दूध, दही, घी, तो उनका उपयोग वो डायरेक्टली करते हो या गोबर कचरा के रूप में हाथ से साफ करते हो, वो उसके कोशिकाओं के द्वारा उनके तत्वों को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और उनकी कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से होने वाले बदलावों या घरेलू समस्याओं के कारण होने वाली जटिलता या दिक्कत या रोगों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, या सीधा सीधा कहूं तो वो आपकी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं, पोषित करते हैं, हील करता है। मतलब आप जब गोबर कचरा करते हैं, गोबर कचरा मतलब जब गोबर को उठाते हैं, कंडे बनाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हैं, बस आपको पता नहीं होता। और ये भी हमने पाया कि 3-4 घरों का हमने कंपैरिजन किया, कंपैरेटिव स्टडी किया कि जिनके घर में गाय है और जिनके घर में नहीं है, और उनके जो परिवार में जो सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें जो रोगों की जो क्षमता है या बच्चों का तबीयत खराब होने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक सामान्य घर में ज्यादा है। लेकिन जिसके घर में गाय है, गौ माता है, उनके यहाँ के बच्चे या उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनमें तबीयत खराब होने की किसी भी प्रकार का वो रेशो बहुत कम है। अगर सामान्य व्यक्ति महीने में या 6 महीने में 4-5 बार अस्पताल जा रहा है, तो जिनके यहाँ गाय है, उनके यहाँ के बच्चे 4-5 के बदले 1-8 बार चले जाते हैं। और मैंने तो ये भी पाया है कुछ घरों में कि पिछले 6 महीने से अपने छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल नहीं ले गया है। नहीं ले गया मतलब जरूरत ही नहीं पड़ा, उनका कहना है कि जरूरत ही नहीं पड़ती रखने को, जबकि जिनके यहाँ गाय नहीं है या गाय से जुड़े नहीं है किसी न किसी माध्यम से। तो आप जानते हैं, मैं भी फेस किया हूँ, जब हम कोई कॉलोनी या प्रॉपर जो सिटी प्लान के अंदर रहते हैं तो हम एकदम मॉडर्न हो जाते हैं और छोटी सी समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, और मैं चाहूँगा जाना भी चाहिए, समस्या तो जाएंगे। लेकिन जब गाय से जुड़ जाते हैं या रख लेते हैं या उसके गव्यों का उपयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, चाहे घी के दिए जलाएं घर में, चाहे घी का सेवन करें या उसे बॉडी लोशन के रूप में लगाएं, जैसा भी आप यूज करना चाहो, तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और घर में होने वाले कलह भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो मैं अपनी इन वाणी को यही विराम दूंगा, और जो तथ्य मैंने रखा, जैसा भी रखा, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के आधार पर बताया हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मुझे तथ्यात्मक चीजें देनी पड़ती है, इसलिए मैं ये पुस्तक देख के पढ़ के नहीं बताया। रियल में मैंने एक्सपेरिमेंट इसमें काम किया है और रिजल्ट बहुत ही चमत्कारिक रहा है, लगता नहीं कि ऐसा रिजल्ट आया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीवर जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के संयोजक तथा रक्षा मंत्रालय में राजपत्रित पद पे
वे पदस्थ हैं, तो मैं डॉक्टर मुकेश स्वर्णकार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आए और आज की इस कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करेंगे। तो मैं डॉक्टर मुकेश स्वर्णकार जी को सादर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि स्वर्णकार जी राजस्थान के भीलमाल में वैदिक एवं भौतिक वैज्ञानिक संस्थान में रिसर्च कार्य कर रहे हैं और उनका यूट्यूब में भी एक वैदिक फिजिक्स के रूप में एक चैनल है। तो मैं मंच ये माइक अब स्वर्णकार जी को सौंप रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज के अतिथि महोदय और आप सब आए हुए भाई बंधु, भारत शुरू से ही ज्ञान का केंद्र रहा है और विश्व गुरु भी रहा है और भारत की पहचान ही ज्ञान से होती है। ज्ञान भारत से ही निकला है। हमारे अनेक ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक, जिनको हम पूर्ण वैज्ञानिक कह सकते हैं, ऐसे ऋषि मुनि हमारे इस पावन भूमि पर हुए जिनकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। आज उसी भारतीय विज्ञान को, ज्ञान को हमें पुनर्स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध होना है। मैं पिछले कुछ वर्षों से वैदिक विज्ञान पे कार्य कर रहा हूँ। वैदिक भौतिकी एवं सृष्टि निर्माण का जो कार्य है, प्रक्रिया है, उस पर हमारी टीम, जिसमें कई वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और विदेशों के भी वैज्ञानिक उससे जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया मान रही है कि वैदिक विज्ञान वास्तव में एक तार्किक, एक संपूर्ण ज्ञान है जिससे हम अनेक लाभ उठा सकते हैं। आज हमें देखने को मिल रहा है कि अनेक टेक्नोलॉजीज जो आए हैं, जितने भी विज्ञान के द्वारा टेक्नोलॉजीज डेवलप किए गए हैं, उसमें भयंकर से भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं वायुमंडल, पृथ्वी, जल, हमारे सभी जो तत्व है, पंच तत्व, उनमें बहुत तेज गति से प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? अधूरा ज्ञान। जो आधुनिक विज्ञान है, ये अधूरे ज्ञान के आधार पर टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। इसके पास बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। कारण क्या है? सिर्फ भौतिक स्तर पे कार्य करना, जबकि हमारा वैदिक विज्ञान जो है वो आध्यात्मिक एवं भौतिक विज्ञान दोनों को साथ में लेकर चलता है और बिना अध्यात्म के कोई विज्ञान खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमें वैदिक विज्ञान के ऊपर कार्य करना होगा और इस विश्व को प्रलय स्थिति से बचाना होगा। ये केवल और केवल वेद विज्ञान ही कर सकता है और ये भारत के लोग ही कर सकते हैं जो ऋषि मुनियों के संतान हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध गौ वैज्ञानिक डॉक्टर निरंजन भाई वर्मा जी का आगमन हुआ है, गुरु जी का, और उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लें, जिन्होंने गाय कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में, उसके ऊपर उन्होंने कई वर्षों से शोध कार्य किया है। तो हम उनसे ये जानेंगे कि कैसे जटिल से जटिल रोग भी कितनी आसानी से गौ माता की कृपा से ठीक हो सकता है। यह महत्वपूर्ण जो आयुर्वेद का अंग है, आज हम सब जानेंगे इसके बारे में। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे सादर निवेदन करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को गंभीरता से लेते हुए जितना से जितना आप ज्ञान ले सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं, उठाइए। फिर से सबको धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अभी कड़ी में
मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और हमारे नगर निगम की महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी से कि वे आज के इस कार्यक्रम पर 2 शब्द कहे। श्रीमती हेमा देशमुख जी। बोलो गौ माता की। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सम्मेलन जिसमें पंचगव्य चिकित्सक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि पंचगव्य विद्यापीठ कांचीपुरम तमिलनाडु के गुरु कुलपति आदरणीय निरंजन वर्मा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित हैं मेरे साथी चेयरमैन गणेश पवार जी, हमारे बहुत सारे आदरणीय राधेश्याम राय, नंदू वर्मा जी, साथ ही पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश जी, उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, सचिव कमलेश धीवर जी, सह सचिव डेरेश्वर जी, कोषाध्यक्ष कामेश्वर जी, संयोजक मुकेश सोनकार जी, प्रवक्ता खेमचंद पाली जी और यहाँ पे बैठे बहुत सारे प्रबुद्ध हमारे साथीगण। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गोयम लक्ष्मी बसते, गाय में लक्ष्मी बसती है और निश्चित रूप से ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में इतने अथाह ज्ञान है कि हम चाह के भी वेद उपनिषद को अगर पढ़ने जाए तो एक गहरे सागर की तरह होती है और उस सागर पे मोती चुनना आसान नहीं होता है। लेकिन हमारे गुरुजन जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं उनके द्वारा बहुत ही आसान तरीके से गाय के बारे में या गाय के जो पंचगव्य है उससे किस तरह इलाज किया जाता है इस बारे में शोध उन्होंने किया है और परिचर्चा करने आए हैं। निश्चित रूप से इस अथाह सागर से जो ज्ञान निकल के आएगा वो हमारे काम का होगा। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, चिति जल पावक गगन समीरा, और ये पंच तत्व ही कहीं न कहीं हमारे विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आयुर्वेद को अगर विज्ञान से जोड़ते हैं तो हमेशा देखिए विज्ञान हारता है और आयुर्वेद जीतता है, क्योंकि उसके सामने कुछ नहीं है। जब वो उस सागर में डुबकी लगाने वैज्ञानिक लोग जाते हैं तो पाते हैं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति में, उपनिषद में, वेद में पहले से है। हम तो देर से ढूंढते हैं उस चीज को, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति को, हम अपने वेद को, उपनिषद को छोड़ते जा रहे हैं, भौतिक संस्कृति की ओर जा रहे हैं। विज्ञान जरूर आपको तार्किक देता है, आपको ये पुष्टि कराता है कि आप जो जिस वेद उपनिषद की बात कर रहे हैं अगर साथ चलना है देश के तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बराबर पूछना चाहता है कि आप सही हैं क्या। लेकिन जब खोज होती तो निश्चित रूप से हर जगह हम सही पाए जाते हैं और इसी से अगर इलाज की प्रक्रिया हमको मिलती है गौ माता से जरिए तो ये बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं हमारे आसपास ही सब कुछ है जिसकी कीमत बहुत कम होती है और इलाज आसान होता है, लेकिन हम सब इस चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। हम एलोपैथी की ओर बढ़ रहे हैं। आपको एलोपैथी से जरूर क्षणिक आराम मिलता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो स्थितियाँ भी ना आए अगर हम फिर से अपनी संस्कृति में, अपनी भारतीय संस्कृति के आयुर्वेद की ओर जाए तो निश्चित रूप से राह भी आसान हो जाता है। जैसे कि एक पारिवारिक परंपरा भी है, जब बेटी ब्याह होके जाती थी तो माँ बाप पहले एक रामायण देते थे और श्री कृष्ण जी के लड्डू भगवान देते थे और गाय देते थे बेटी को, ताकि वो ससुराल भी जब जाए तो गाय उसके साथ जाए और उसके दूध दही के सेवन करने से, उसके गोबर से जो चीजें निर्माण होती थी उससे उस घर परिवार का संपन्नता जाहिर होता था। मुझे याद है कि बचपन में जब हम दादी के घर या अपने नानी के घर जाते थे, तालाब में अगर नहाने जाते थे तो हमारी दादी नानी हमको नहाने के लिए, रगड़ने के लिए आजकल जो पफ आता है वो नहीं देते थे, गाय के गोबर की खरसी देते थे। उस खरसी का भी महत्व होता था, क्योंकि अगर हम अपने हाथ पैर उस गोबर की खरसी से रगड़ते थे
तो एक्जिमा जैसी बीमारियां, बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, लेकिन सारी चीजें विलुप्त होते जा रही हैं। नहाने के लिए, सिर धोने के लिए मिट्टी देती थी और मिट्टी में मही डाल के देती थी, छाछ डाल के देती थी। आज वो उपयोग कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं और हमारी इस संस्कृति को विदेशी लोग अपना रहे हैं और कोलगेट में नमक डाल के बेचते हैं, कोयला डाल के बेचते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन अपने घर की संस्कृति को छोड़ रहे हैं। माँ हमारी जब चूल्हे जलाती थी तो रात में कोयला पीस के और नमक मिला के मंजन करने देती थी, तो बोलते थे अरे ये तो देहाती है, क्या समझेंगे, पेस्ट करिए पेस्ट। लेकिन आज ऐसा हो गया, वो पेस्ट वाले भी ये चीज मिला रहे हैं और हम आप उसी चीज को जो फ्री में मिलती थी पैसे से खरीद रहे हैं। तो जागरूकता होनी जरूरी है। ये जागरूकता घर से शुरुआत होती है। माता पिता का कर्तव्य है कि बचपन से बच्चों को ये चीज सिखाए कि गोबर को छी नहीं बोलना, गोबर का उपयोग समझाना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम अपनी संस्कृति को खुद ही जिम्मेदार है छोड़ने के लिए। आदरणीय हमारे पास बैठे हैं, हम उनका भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि मेरा और भी कार्य है तो मैं आदरणीय का थोड़ा सुन सकूंगी, फिर उसके बाद अनुमति चाहूंगी और इतना कहकर अपना वाणी विराम करती हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों का यूज करते हुए गाय की महत्ता पर प्रकाश डाला। चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज के हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर निरंजन वर्मा जी, निरंजन जी की वक्ता की बारी है, तो मैं उनको आमंत्रित करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय दे दूं। पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु के गुरुकुलपति एवं प्रसिद्ध गौ वैज्ञानिक गौ माता से निरोगी और समृद्ध भारत के परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में गौ विज्ञान आधारित पंचगव्य शिक्षा को प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा से स्थापित करने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। साथ ही गौ माता के संरक्षण और संवर्धन में वैज्ञानिक भूमिका निभा रहे हैं। आपके द्वारा भारत के विभिन्न प्रदेशों में गव्य विज्ञान आधारित प्राचीन चिकित्सा पद्धति को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही अनेक पंचगव्य चिकित्सकों अपने मार्गदर्शन में तैयार कर रहे हैं। आपके द्वारा पूरे भारत में लगभग 50 से अधिक गुरुकुलों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही कांचीपुरम तमिलनाडु में आपके द्वारा वैदिक शिक्षण पद्धति पर आधारित गुरुकुलीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आपने कृषक, गौपालक तथा गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर विशेषज्ञता प्राप्त है। आपने देश भर में 8000 से अधिक पंचगव्य चिकित्सक गव्य सिद्ध तैयार किए हैं। आपने कांचीपुरम तमिलनाडु में पंचगव्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। आपने वैदिक विज्ञान आधारित गौशाला का संचालन किया है। आपने चेन्नई में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श केंद्र का संचालन किया है। आपने गौ आधारित जैविक कृषि कार्य भी किया है। आपने मंदिरों को वैज्ञानिक और चिकित्सकीय महत्व में विशेषता है। मैं भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। इस कार्य में लगा हूँ। अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित के इन्हीं सपनों को पूरा करने में उनके मित्र डॉक्टर निरंजन वर्मा जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो मैं श्री डॉक्टर निरंजन वर्मा जी को इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा, आप आए श्रीमान जी यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, दवा मिल गई। साधारण मंत्री डॉक्टर निरंजन वर्मा जी।